नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। बात है विधानसभा वाइज विश्लेषण की। 3 विधानसभा का हमने विश्लेषण किया और आज हम ले रहे हैं दरियापुर। दरियापुर विधानसभा में पिछली बार बलवंत वानखड़े चुनकर आए थे, जो करीब 30,000 वोटों से चुनकर आए थे और 51% वोट उन्होंने लिया था यानी बाकी सारे जितने भी उम्मीदवार थे, सबको भी जोड़ लिया जाए तो भी बलवंत वानखड़े वहां से विजयी हुए थे। बात चल रही है हर विधानसभा की। हमने देखा कि अमरावती, बडनेरा में कई जगह चिन्ह बदल गए, लोग बदल गए, जो हमेशा हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का दरियापुर मतदार संघ जो है, अभी बलवंत वानखड़े वहां से आमदार थे, जो लोकसभा में चुनकर आए और खासदार बन गए। क्योंकि दावा सीट पर कांग्रेस का था, क्योंकि 51% वोट और 30,000 वोटों की मार्जिन से वहां से जीत गया। उसके बावजूद महाविकास आघाड़ी में वह सीट शिवसेना को छोड़ दी गई। अब इन सब के पीछे क्या कारण है, तो ऊपर की राजनीति जानते हैं, लेकिन वहां के लोग इस बात से जरूर नाराज है और इस बार महाविकास आघाड़ी ने जो उम्मीदवार दिया, शायद उसके तरफ से सबने ध्यान हटा लिया है। अभी वहां से फिलहाल में उम्मीदवार है अभिजीत अड़सूल, जो सिंधे सेना से है और उबाटा से लौटे, और एक युवा स्वाभिमान जो पिछली बार भाजपा से खड़े थे, रमेश बुंदेले, वो खड़े। पिछले बार का यदि हम आकलन देखें, मेरे साथ में अभी यहाँ पे परिमल खाबिया है, जो हम दरियापुर विधानसभा में पिछले बार किस प्रकार वोट हुआ था, कौन जीते थे, क्या परिस्थितियां थी, उसके बाद में लोकसभा में क्या, क्योंकि हम पिछली विधानसभा, लोकसभा और आने वाली विधानसभा, इन तीनों चीजों का साथ में विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि जो मतदाता संभ्रम में वोट किसको दे, पार्टी को या व्यक्ति को। क्योंकि पार्टी को जिसको दिया वहां व्यक्ति बदल जाता है, जिस व्यक्ति को वोट दिया जाके पार्टी बदल लेता है। ऐसे कई जगह पूरे महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में उदाहरण देखने को मिले। जिस प्रकार से सरकारें बदलती गई, युतियां बदलती गई, फूटफाट होती गई, इन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं मतदाता पे पड़ रहा है। क्या दरियापुर के मतदाता भी इस सारी चीजों से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे तो वो मतदान किसकी ओर जाएगा? यहाँ पर हमारे पास में शीट आ रही है आपकी, देखिए पिछले बार विधानसभा, जो दरियापुर विधानसभा के चुनाव की, परिमल जी, पिछले बार का जो विश्लेषण है, जो जिस प्रकार से हम देख रहे 30,000 का गैप है, उसके बावजूद भी यहाँ पे सीट कांग्रेस के कोटे में नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है अगर देखें महाविकास आघाड़ी की ओर से। जो वहां के मौजूदा विधायक थे बलवंत वानखेड़े, वो सांसद का चुनाव 2024 में लड़ते हैं और वो जीतते हैं। एक विधायक जो सांसद बनता है, 8 विधानसभा क्षेत्र है अमरावती जिले में, उसमें का एक क्षेत्र का 6 लोकसभा में आता है, जिले में 8 है, हाँ, लोकसभा में 6 आती है। उसमें से एक विधायक सांसद बनता है और जिस जगह का विधायक है वो सीट उस पार्टी को नहीं जाती है। ये बड़ी विडंबना का विषय है। देखिए, अगर 2, 5, 10 हजार से जीत के आ रहता तो एक हम समझ सकते थे। 30,000 के लगभग 51% वोट लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वहां से आप एक कैंडिडेट ठीक है, लेकिन वो पार्टी ही वहां से नदार हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि सीट बंटवारे को लेकर जो आपस में इनकी ताना बाना बुना गया या खिंचातानी हुई है, उसमें कांग्रेस यहाँ कमजोर पड़ी है। दूसरी बात अगर हम देखें, जो उन्होंने कांग्रेस ने एक गजानन मोतीराम लवटे जी को टिकट दिया है, शिवसेना के जो उबाठा से मिली उनको, उनका अपने क्षेत्र पर कोई सा बहुत ज्यादा खास प्रभाव या एक जो पकड़ है वो दिखाई नहीं देती है। अड़सूल साहब जब थे 2014 या 2019 में भी जब लड़े थे, तब ये शायद ये भी लड़े थे और उन्होंने बैठ गए। 2019 में अड़सूल, 2014 में यूपी में सीट गई थी, यूपी की सीट तो रमेश बुंदेले को सीट मिली थी, तो वहां सेना को सीट नहीं थी, और रमेश बुंदेले से सीधा सामना हुआ था बलवंत वानखेड़े का। जो हमने देखा 51% के करीब वोट, यहाँ पे जो हमने वोट का चार्ट दिखा, जिसमें 51% वोट वहां पे रमेश बुंदेले को दिख रहे हैं और इसको बलवंत वानखेड़े को दिख रहे हैं। रमेश बुंदेले को मात्र 65,370 वोटों पे संतोष करना पड़ा था, 34% वोट उनको वहां पे मिला था। इस बार वहां से वो बागी कह सकते हैं हम, लेकिन युवा स्वाभिमान पार्टी से तो बागी इसलिए नहीं कहे कि उन्होंने पार्टी बदली, और वहां पर भी एक मैत्रीपूर्ण, जैसे मैत्रीपूर्ण लड़त हो रही है। इसमें आपको ये कहना चाहूंगा कि
दरियापुर का जो विधानसभा है ये प्रजा के लिए रिजर्व कैटेगरी का है। लेकिन देखिए महायुति के लिए कैसा फायदा, आप देखिए समझिए इसको जरा, कि जो लवटे है, जो गजानन लवटे जी है, वो एक वर्ग विशेष के लिए बिल्कुल, वो जिनको शायद वो वोट ना करे क्योंकि वो उनके मजहब के जो कि शराब हराम है और उनका शायद बिजनेस, तो एक वो भी बात बाहर का बिजनेस है, इसलिए कुछ वहां पे एक जो मजहब है जो इनके खिलाफ है और जो उनका परंपरागत वोटर है जो कांग्रेस का खासकर, तो मुझे लगता है इस बार बहुत मैंने वहां से उलटफेर वाले कांग्रेस में भी वहां नाराजगी इसलिए लगे, हालांकि कांग्रेस ने कहीं पे भी यहाँ पे बगावत नहीं की, ना ही कोई अपना कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस की बगावत इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो सांसद बन चुके, आप देखिए वहां पे, लेकिन ये चीज कांग्रेस के लिए रखी जानी चाहिए थी। मंगी भी जा रही थी, कांग्रेस से कई लोग टिकट के मांगने वाले वहां पे थे, लेकिन किसी ने भी बगावत करके वहां पे फॉर्म नहीं भरा है। बगावत सिर्फ हम देख सकते हैं कि रमेश बुंदेले जो भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने क्या, लेकिन 65,000 वोट पे थे। बिल्कुल, मुझे यही लग रहा, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये महायुति के लिए ये बहुत फायदेमंद सीट रहेगी, कि जिस तरीके से एक कैप्टन अर्सुल है जो शिवसेना सिंधे गुट से है, एक रमेश बुंदेले स्पेंसर युवा सेना जो रवि राणा की पार्टी उनसे है। हम लवटे की बात करें, लवटे एक उतने प्रभावशाली नहीं है जो दिखाई दे रहे, जो अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो उतने प्रभावशाली कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये देखो, वो उसकी भी बात की जाए, किसकी अपन बात करते हैं, इसके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ या फिर रमेश बुंदेले की, जो अभी युवा स्वाभिमान पार्टी से खड़े। युवा स्वाभिमान पार्टी ने, यानी युवा स्वाभिमान पार्टी की नवनीत राणा जो भाजपा से चुनाव लड़ी थी वहां पे, यदि हम पिछले बार यहाँ के लोकसभा के वोट देखते हैं तो लोकसभा में भी अच्छी खासी, यानी बलवंत वानखड़े ने वहां से लीड ली थी, कांग्रेस की लीड थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सीट दी गई, सीट का जैसे हमने बताया कि सीट इनको दी गई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ी है। ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस को जानी चाहिए थी। तो लोकसभा में दरियापुर में जो वोट का ये था, नवनीत राणा को मिले थे 79, लगभग 80,000 लोग, 80,000 और 87,843 वोट मिले, लगभग 8,000 वोटों का फर्क। और दिनेश बुक जो प्रहार से खड़े थे 20,962 वोट उन्होंने लिए, क्योंकि वो इससे पहले विधानसभा वहां से लड़े थे और वो दरियापुर प्रहार से पूरे लोकसभा में लड़े थे। तो यहाँ पे भी देखिए कि नवनीत राणा यहाँ पे 8,000 वोटों से पीछे थी। और चूंकि अब जो रमेश बुंदेले वो युवा स्वाभिमान पक्ष, उनके पक्ष से खड़े, अब यहाँ पे भी वो पीछे भी थी और साथ में ये बीजेपी से, तो बीजेपी से समर्थित अभी यहाँ पे जो उम्मीदवार है अभिजीत अरसुल है जी, जो शिवसेना पे लड़ रहे, और शिवसेना को वहां पे बहुत अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। जो शिवसेना वहां पे उभाटा के साथ में थी, जब ये यहाँ से आमदार थे, तो ये शिंदे गठ में चले गए। तो अभी वहां के करीब उन्होंने उस दिन से चर्चा की थी हमने कि 60% के करीब कार्यकर्ता जो वहां के शिवसेना के थे वो अभिजीत अरसुल के साथ में चले गए। अभिजीत अरसुल ने पिछले 4-6 महीने में काफी, हमारे साथ जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने काफी बताया कि उन्होंने निधि वगैरह लाई और काफी काम कर रहे हैं और शिंदे के काफी नजदीकी है। तो यानी नहीं आमदार रहते हुए भी उन्होंने वो सारा काम कर दिखाया जो एक आमदार, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव होने के बाद वहां पे आमदार तो कोई था नहीं, तो इन्होंने ही वो भूमिका वहां पे उन्होंने उसके निर्वहन किया और शिंदे के नजदीकी होने के कारण वहां पे चुनाव भी लड़ना था, तो जरूरी चुनाव लड़ना है तो अपना कुछ काम करके बताया। शिंदे की नजदीकियां दिखाए उन्होंने, शिंदे की नजदीकियां दिखाई, कई सारी निधि लाई जो हमारे यहाँ उन्होंने चैनल पे सारा का सारा बताया। हम जाके फैक्ट्स भी चेक करेंगे जो उन्होंने बात की वो कितनी सही है। तो शिंदे के नजदीकी होने के कारण शिवसेना वहां की उनके साथ में है, जो अभी लवटे के साथ में उनके साथ में पूरे कार्यकर्ता नहीं है। और कांग्रेस की नाराजगी तो है क्योंकि टिकट नहीं मिली, तो एक बार निश्चित रूप से हो सकता वहां पे कि बगावत तो सीधी नहीं की, लेकिन जो सीट गलत दी, यदि वो सीट चुन के आया थी तो महाविकास आघाड़ी को लगेगा शिवसेना ने बहुत सही काम किया। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी चुन के आने के रेस में वहां पे शिवसेना के लौटे लगते हैं। मुख्य रूप से दो अभी क्योंकि नवनीत राणा का और रवि राणा का काफी प्रभाव दरियापुर में, जी। और दरियापुर उन्होंने चैलेंज, दरियापुर, अचलपुर और धारनी, ये 3 जगह की सीटों पे उन्होंने चैलेंज किया कि यहाँ सीटें हम लड़े। तो धारनी में उन्होंने केवलराम काड़े को टिकट दिलवाई है और परतवाड़ा में तायडे को सीट दिलवाई, और यहाँ पे सीट नहीं मिली तो उन्होंने वह सीट
बुंदेले के रूप में वहां पे खड़ी कर दी। अब बुंदेले कितना असर करते हैं लौटे, और बुंदेले में शायद सेकंड नंबर के लिए लड़ाई हो सकती है, फर्स्ट नंबर के लिए अभी अभिजीत में और रमेश बुंदेले में लड़ाई हो सकती है। बिल्कुल, मुझे यही क्योंकि अभी जो मौजूदा में बाकी भी उम्मीदवार वहां पे यदि आप देखे सीधे सीधे, तो वहां करीब 16 उम्मीदवार वहां पे खड़े हैं, लगभग लगभग वहां वहां पे, से हम 16 जिसमें उम्मीदवार कैप्टन अभिजीत अरसुल शिवसेना से है, गजानन मोतीराम लौटे शिवसेना से है, नागोराव अंबड़े बहुजन समाज बीएसपी पार्टी से से, है, हाँ, अरुण एक वानखेड़े अरुण जो मोतीराम हाँ, वानखड़े है जो प्रहार से है। प्रहार ने 20,000 वोट वहां से लिए थे, लोकसभा में। लोकसभा में लिए थे, और प्रहार के 20,000 वोट अरुण वानखड़े ये नगराध्यक्ष रह चुके अचलपुर के, इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, पूरे मतदार संघ की बहुत अच्छी जानकारी। ये एक जो कांग्रेस से ये भी टिकट मांग रहे थे। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ये ना, भी आप कांग्रेस जो से कह रहे थे टिकट कि मांग रहे वहां थे, पे बगावत नहीं हुई है, मैं हाँ, वो बताने वाला था कि वानखेड़े के रूप में बगावत है। जी जी। अब ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि लवटे क्यों कम पड़ रहे यदि हैं। कांग्रेस वाले हाँ, यदि इसको अपने देखिए क्योंकि कांग्रेस अरुण नाराज है, वानखड़े को यदि कांग्रेस वाले नाराज है, जी और ये कांग्रेस से लड़ नहीं रहे, इन्होंने अपना निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस का एक वर्ग गजानन लौटे को सीधा सीधा इसमें नुकसान वानखड़े दिखाई सीधा दे। सीधा फराक डालेंगे। बिल्कुल, कैलाश मोरे भी खड़े रिपब्लिक आरपीआई से वहां पे, जिनका दूरदर्शन चिन्ह है, और ऐसे बात करीब परिवार है, अंशुल सामने जो वंचित वाले हैं, 10 लोग हैं, वंचित का भी एक थोड़ा बहुत प्रभाव है, वंचित का भी प्रभाव क्योंकि है। अकोला के से लगता है और अकोला गढ़ माना जाता है वंचित का, तो शायद उसका भी कुछ असर पड़ेगा। बट अगर हम मौजूदा परिस्थिति देखें तो अभी ऐसा लगता है कि कैप्टन अभिजीत अरसुल के लिए दरियापुर की सीट नहीं, थोड़ा सीट इसलिए थोड़ा होती है इजी जा क्योंकि रही है। उन्होंने एक तो शिंदे के नजदीक है, तो फंड लाने में काम कराने में बहुत अच्छा है, दूसरा युवा चेहरा है, और पढ़ा लिखा वर्ग से आते हैं, जी पढ़े बिल्कुल, लिखे से आते हैं, कैप्टन रह चुके हैं, 19 साल की सर्विस कर चुके हैं, उनके पिताजी सांसद रह चुके हैं, तो इससे राजनीतिक अनुभव काफी अच्छा। इससे पहले भी आप वहां से विधायक रह चुके हैं। विधायक रह चुके हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों का रुझान उनके तरफ हो सकता है, जबकि रमेश बुंदेले बगावत की, हम बगावत ही कहेंगे एक बार की, भले यहाँ पे बाकी नहीं है, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया, भाजपा जैसे भाजपा को नहीं मिली, भाजपा की महायुति में कोटा नहीं मिला, तो रमेश बुंदेले ने युवा स्वाभिमान में प्रवेश किया। हालांकि युवा स्वाभिमान भी महायुति का घटक है, लेकिन एक मैत्रीपूर्ण लड़त के रूप में वहां पे महायुति के साथ में युवा स्वाभिमान भी वहां पे ऐसा हो रहा है कि रवि राणा अपने ग्रेजेस निकाल रहे हैं, जो हम सीधी भाषा में बोले तो, क्योंकि लोकसभा में नवनीत राणा का गिरने के पीछे जो 2-3 लोगों का खास है, जिसके वो हमेशा उन्होंने यहाँ पे भी निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? इनके साथ में यहाँ पे सीधा सीधा निकालने के लिए अभिजीत अरसुल, वही कह रहा हूँ, अभिजीत अरसुल ठीक है, उनके पिताजी उनके प्रतिद्वंदी रहे, लेकिन सीधा सीधा यहाँ पे अभी हम अरसुल से कोई नुकसान नहीं। अभी हम क्या करेंगे, अब पहले और दूसरे के बीच में, किसके बीच में हम बता रहे हैं कि अभिजीत अरसुल और बुंदेले के बीच में, यानी इन्होंने तो बाकी वानखड़े भी अभी काफी अब वही है ना कि देखिए क्या होता है, पार्टी, उनके पास पार्टी का चिन्ह नहीं है। दो चीजें होती है, एक चिन्ह बहुत बड़ा मायने रखता है, तो चिन्ह का न होना ये कहीं ना कहीं वानखेड़े के लिए बैकफायर कर सकता है। और लौटे के बाद जो चिन्ह भी कितने चिन्ह और आदमी के साथ में चिन्ह, दोनों चीजों का भी महत्व, सिर्फ चिन्ह से भी काम नहीं, चिन्ह से काम होता तो फिर धनुष बाण अभी वापस लौटे उबाटा उनको कांग्रेस, उनको शरदचंद्र पवार की इनसे समर्थन है, लेकिन क्या वो समर्थन भुना पाएंगे, ये प्रश्न। कल वहां पर उद्धव ठाकरे की सभा है, उद्धव ठाकरे अपनी सभा में लौटे के बारे में क्या प्रभाव डाल सकते हैं, और क्योंकि सीधी सीधी बगावत वहां पे कहीं पे इनकी दिख नहीं रही कि यदि बगावत है किसी को, जैसे बडनेरा में बगावत है, प्रीति बंका, हो सकता है शायद उसको उनको समझाने का प्रयास किया जा सके, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो सीधा सीधा हम इनके लिए वोट मांगना है लौटे के लिए। अब क्या बोलकर वोट मांगेंगे, यह तो कल आने वाले समय पर यहाँ पे निश्चित रूप से, जब बड़ा नेता था, हमने देखा कि आज राज ठाकरे भी वहां पे आ रहे, तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि अमरावती के लिए उन्होंने जो कहना चाहिए थे, अमरावती के लिए पप्पू पाटिल कितना जरूरी, वो नहीं कहते, ठीक है आखिरी में उन्होंने कहा होगा, लेकिन शुरुआत में सारा संभाषण उनका पूरे महाराष्ट्र को लेके थे। और आज हमने देखा कि एक जाति विशेष पे आक्रामक के रूप में वो यहाँ पर उभर कर आए पूरे के पूरे। उससे लगता है कि यहाँ की जो सीट है पप्पू पाटिल की, वो कितना दम मारेंगे तो समय बताएगा, लेकिन बहुत जल्दी एक बड़े नेता की सभा लगा देना अमरावती में। पप्पू पाटिल जो इससे पहले महानगर पालिका में पार्षद के रूप में थे और सभापति का भी पद उन्होंने लिया है, ऐसे में
यानी पहली सभा, बड़ी सभा समझो 5 तारीख को सब कंप्लीट, आज से बड़ी सभा लग गई, तो निश्चित रूप से अब उनके पास में कार्य करने को अब यहाँ से 15 दिन पूरे रह जाते हैं। राज साहब जो उनको मंत्र देके जाएंगे 15 दिन को, कई बार तो आखिरी में सभा होती है 17-18 तारीख को होंगी, तो जो मंत्र बड़े लीडर लोग देके जाते हैं वो जनता तक पहुंच नहीं पाते। आज इनके लिए यहाँ फायदेमंद की बात है। अब कल उद्धव ठाकरे की सभा दरियापुर में है, बलगांव में दूसरा मतदार संघ के लिए, और बडनेरा में 3 सभाएं अमरावती जिले में कल उद्धव ठाकरे की। तीनों सभाओं में तीनों उम्मीदवारों के लिए अब उद्धव ठाकरे किस प्रकार से लोगों को समझाते हैं। महाविकास आघाड़ी के लिए तो ठीक है, यशोमती ठाकुर का काम है, और बडनेरा में वहां पे भी नया उम्मीदवार है, बिल्कुल बिल्कुल सुनील खराटे के रूप में, और लौटे, ये 2 नए उम्मीदवार है जिनको पहले यानी इसके अनुभव नहीं। हालांकि बताया जाए कि 2014 में लौटे खड़े भी थे और शायद बाद में किसी के दबाव में, प्रेशर में या बैठना पड़ा था उन्हें, तो ऐसी सूचना है हमारे पास में। अब कल उद्धव ठाकरे आने के बाद में हो सकता है परिस्थितियां बदल जाए, लोगों को लौटे के तरफ देखने का नजरिया बदल जाए, क्योंकि शिंदे गढ़ से वहां पे अभिजीत अड़सुल है, कभी अभिजीत अड़सुल के लिए भी उन्होंने प्रचार के लिए वोट मांगे थे। अब सीधी सीधी देखा जाए तो वहां 2 शिवसेना खड़ी है। यदि हम महाविकास आघाड़ी और महायुति की बात करें तो 2 बड़ी जो युति है उसमें दोनों तरफ से शिवसेना लड़ रही। जैसे मोर्शी में दोनों जगह राष्ट्रवादी लड़ रही, यहाँ अमरावती में दोनों कांग्रेसी लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ यदि हम ये बातें जाते, जहाँ जो सीटें हालांकि बंटवारा होना चाहिए था सेकुलर नॉन सेकुलर, लेकिन अभी देखा कि जहां दोनों कांग्रेसी है, जहां दोनों शिवसैनिक है, जहां दोनों राष्ट्रवादी, तो ये इस बार की अनैसर्गिक युति में बहुत सारे ऐसे विचित्र संयोग हमको देखने को मिले। क्या लगता है कि अब दरियापुर विधानसभा में कहीं कुछ नया घड़ेगा कल के उद्धव ठाकरे की सभा से? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की सभा से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, पहले की तुलना में अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे कमजोर हुए हैं। एक प्रखर हिंदुत्व का शिवसेना जो एक लेकर चलती थी प्रखर हिंदुत्व का, कहीं ना कहीं वो कम हुआ है। शिवसेना से जुड़े लोग प्रखर हिंदुत्ववादी थे। बस स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर बाला साहेब ठाकरे साहब जो थे वो प्रखर हिंदुत्व की बात करते थे। वही बाला साहब ठाकरे की बात आज राज ठाकरे, हाँ देखिए, मैं भी कह रहा हूँ ना, वही भाषा में, हाँ वही तो। लेकिन उद्धव ठाकरे को देखिए, उनकी जो युति है जिनके साथ है, उनके साथ कारण उन्हें शायद अपनी चीज को सौम्यता से लेना पड़ रहा है। पर जो शिवसैनिक है, जिन्हें आदत है उग्रता की, जिन्हें आदत है एक आंदोलन, एक तरीके से उनके अंदर एक नया विपक्ष की जो भूमिका रहती है हमेशा, वो आंदोलनकारी की भूमिका रहती है। ये मुझे लगता है कि जोश तो भरा जाएगा, लेकिन ये जोश 15 दिन तक टिकेगा क्या, महत्वपूर्ण वो रहेगा। जहां हम बात कर रहे हैं अमरावती में कि राज ठाकरे समझे 15 दिन तक ये पूरे लोगों में जा जाके मैसेज देंगे, वहीं अपन बात कर रहे हैं। आप समझिए कि राज ठाकरे की सभा हुई है, ये हम पिछले अगर 2-4 हम देखें, 2-4 इलेक्शंस को देखें तो राज ठाकरे की सभा में जुड़ते थे लोग बहुत थे, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ये सच्चाई है। तो अब यही देखना है कि ये चीज कैसी होगी आने वाला समय उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का लिटमस टेस्ट है। आप समझिए, लोकसभा में उन्होंने किया, विधानसभा लिटमस टेस्ट है, आमने सामने की लड़ाइयां अधिकतर है। लोकसभा में की नहीं, घात देने वाली लड़ाई। लोकसभा में 13 जगह पर शिंदे और उद्धव की ने आपस में, उसमें 7 जगह पर शिंदे ने अपने सांसद जीते और 6 जगह पे तो सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में शिंदे उभर जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लग रहा था कि नहीं, और उसमें अड़सुल ये डायरेक्ट कनेक्ट में है शिंदे के, तो एक उसका प्रभाव भी बढ़ेगा जी। ये थे हमारे साथ में परिमल खाबिया। हम लोग दरियापुर विधानसभा के होने वाले चुनाव पे बात करें, जिसमें हमने पिछली विधानसभा के बारे में चर्चा की, उनका एनालिसिस किया, किस प्रकार वोट वहां पे थे। 51% वोट यहाँ पे कांग्रेस के पास में थे और 65,000 वोट मिले थे बुंदेले को बीजेपी से, यानी 30,000 का वहां पे का फर्क था चुनाव में जीतने का। उसके बावजूद यहाँ पे कांग्रेस को सीट न जाकर, सीटिंग आमदार भी सीटिंग न जाकर सीट यहाँ पे शिवसेना को जाती थी। निश्चित रूप से वहां पे महाविकास आघाड़ी में जो कांग्रेस के जिन्होंने टिकट की चाह रखी थी, वे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंदरूनी बगावत, अंदरूनी घात लगा बैठे। ये घात का कितना नुकसान शिवसेना को होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की तारीख में कहीं पे भी जिस प्रभाव में बाकी जगह प्रचार और प्रसार चल रहा है, वहां पे प्रचार और प्रसार में काफी मंदी दिखाई दे रही है।
दरियापुर में प्रचार प्रसार करते हुए दिखते हैं। अभिजीत अरसुल पूरा दिखाई दे रहे हैं और जी रवि राणा बुंदेले के लिए बहुत ज्यादा वहां पे सभाएं लेना चालू कर दी उन्होंने किया। और अरुण वानखड़े अब लगता है पीछे से शायद प्रचार, लेकिन अभिजीत अरसुल ने अपना प्रचार पिछले 6 महीने से लगातार करके रखा, लगातार वह बढ़त भी बनाए, लोगों से संपर्क में भी है। तो अब ऐसे समय अभिजीत अरसुल के सामने जो संपर्क में है और एक स्टेट की राजनीति में एक प्रभावशाली नेतृत्व, पिछले हमने बिल्कुल देखा कि जब से शिंदे सरकार आई है, शिंदे सरकार में इन्होंने प्रवेश लिया है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय रूप से भी इनको सेना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ने का भी काम किया। तो एक बहुत अच्छा नेतृत्व वहां पे मैंने कहा कि लोगों ने व्यक्ति को वोट देना, पार्टी को देना, या जो कार्य में सक्षम है, जो कार्य में सक्षम है, पढ़ा लिखा, लोगों का रुझान उसकी तरफ जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम वहां पे क्योंकि उस दिन भी चर्चा हुई कि भाई आपको बाहर पार्सल का उम्मीदवार बोलते, तो पार्सल का उम्मीदवार भाई जिसको रहना 5 दिन तो बॉम्बे ऐसे ही रहना काम के लिए, 2-3 दिन दरियापुर रहना है, तो ये तो ऑलरेडी वहां पे बॉम्बे रहे, तो इनको डबल फायदा मिल सकता है देखिए वहां पे। लोगों को, देखिए आप एक चीज समझिए, लोगों को कोई मतलब नहीं है पार्सल है क्या, लोगों को है कि आपके काम काम कौन किसके करके दे रहा काम है। को सर मिलने के लिए कौन और उपलब्ध जब है। वो बिना विधायक रहा, कह आप बताया कि उन्होंने कई कार्य लिए, कई निधियां लाई, तो जी मुझे जी लगता है कि अब वो विषय गौन हो जाता है, जी मुझे जी। ऐसा लगता है। तो ये थी आज की हमारी दरियापुर विधानसभा मतदार संघ के विश्लेषण की चर्चा की किस तरफ ऊँट करवट लेगा। अभी तो समय बताएगा, लेकिन अभी ऊँट सड़क पे दौड़ रहा है, बैठने को जगह मिल नहीं रही है। अब जहां भी जाकर बैठ जाएगा, जिस करवट बैठ जाएगा, 15 तारीख तक बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कल उद्धव ठाकरे की सभा होने के बाद में पता लगेगा क्या लौटे दम मारेंगे या एक डमी कैंडिडेट के रूप में, जहाँ की सेना के बहुत ज्यादा कैंडिडेट, क्योंकि जहां पे सीटों का वाटप भी हुआ, अनैसर्गिक वाटप हो, ये दिख रहा है। कोई खुश नहीं है सीटों के वाटप से, लेकिन पार्टी को चुन के लाना है, इसलिए लोग ताकत से भिड़े हुए। आप देख रहे हैं हमारा सिटी न्यूज पे कार्यक्रम, विधानसभा का विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जो विधानसभा, लोकसभा और आने वाली विधानसभा के तीनों के वोटों का विश्लेषण करके हम आप तक जानकारी पहुंचा, ऐसी जानकारी आप तक लगातार मैं और परिमल आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सी न्यूज, और हर मतदार संघ से आपको किस प्रकार लगता है, किस प्रकार का उम्मीदवार आना चाहिए। कल परसों में हम लोग पोल भी यहाँ पे डालेंगे कि कौन सा उम्मीदवार चुन के आने की संभावना है। तो आप उस पर भी जरूर हमें कमेंट्स करें, और जहाँ पर हमारे सोशल मीडिया पे जरूर हमें कमेंट्स करें। हमारे आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। यदि आपको कोई संदेश देना, तो आपका संदेश हम हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़कर दिखाएंगे, और उस व्यक्ति तक जिस तक संदेश पहुंचाना है, हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपका भी, और देखते रहिए सीधी न्यूज।